9 फरवरी 2025 की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में जीत का जश्न मनाई थी, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री समेत बीजेपी की सरकार गिर गई है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि मोदी और शाह से भी नहीं संभला है भारतीय जनता पार्टी का सरकार और इमरजेंसी लगाने की हो रही है तैयारी। दोस्तों के साथ में किसानों के आंदोलन से एक और नई हलचल सामने आई है। दोस्तों बताएंगे क्या है नया मामला और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर हो रही चर्चा में क्या किसी मुस्लिम विरोधी को बनाएगी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री। बताएंगे दोस्तों किन किन लोगों का नाम आगे चल रहा है। इसी के साथ में दो अलग अलग राज्य में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा हो रही है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से अगले राज्य को टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की विधायक भी नहीं सुनते और इसीलिए बीजेपी में बगावत होकर सरकार गिर गई है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और दिल्ली के चुनाव से 7 महीने पहले 4 लाख नए वोटर ऐड किए जाने को लेकर जो दावा सामने आया है, अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के लोगों की आंख खोलने वाला मामला है तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और शाह को लग रहा था कि अगर वो चाहेंगे तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पोस्ट पर बने रहने दिया जाएगा, चाहे विधायक खुश हो या ना हो। लेकिन मोदी और अमित शाह का घमंड इस बात से टूट गया है दोस्तों कि अपनी ही पार्टी के विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, लेकिन विधायकों ने बता दिया कि वो मोदी और शाह की भी नहीं सुनेंगे। इसके बाद अमित शाह के तमाम कोशिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई है। दोस्तों ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट मणिपुर से सामने आई है, जहां के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है और आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री से कठिन सवाल पूछे जाने वाले थे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव भी लेकर आया जाता, जिसके कारण बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई। भारतीय जनता पार्टी ने 9 अलग अलग पार्टियों के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। दोस्तों मुख्यमंत्री के खिलाफ नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर धमकी तक दी गई कि अगर मुख्यमंत्री को उनके पोस्ट से नहीं हटाया गया तो सारे विधायक बगावत कर देंगे। कुकी समाज के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने विरोध जता दिया दोस्तों। इसके बाद नरेंद्र मोदी अमित शाह मनाते रह गए, लेकिन कुकी समाज के लोगों ने, खासकर कुकी समाज से आने वाले विधायकों ने कहा होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं जानते हैं कि कुकी समाज के लोगों को कितना बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मामला नहीं संभल रहा है। बीजेपी के लोग केवल राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब विधायकों ने अपने समाज के दबाव में भारतीय जनता पार्टी आला कमान को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कह दिया था कि वो तो विरोध करेंगे। इसके बाद आज विधानसभा का सत्र होने वाला था, तो मुंह बचाने के लिए आखिर बीजेपी के नेता एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह के पास गए होंगे और अमित शाह ने जरूर विधायकों को बनाने की कोशिश करी होगी, लेकिन विधायकों ने कहा होगा कि आप लोग 18-19 महीने से इसी तरीके से हमको बेवकूफ बना रहे हैं, आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। शायद यही बड़ा कारण है कि मोदी और अमित शाह को समझ में आ गया कि विधायक आज से निकल गए हैं, तो मुख्यमंत्री को ही बदलवा दिया गया, मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। आपको बता दें कि 4 फरवरी को सीएफएसएल को बीरेन सिंह के कथित ऑडियो क्लिप की जांच करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है और एक ऑडियो क्लिप काफी वायरल हुआ दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर आरोप लगा कि इस ऑडियो क्लिप में दंगा भड़काने के लिए वे खुद बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की व्यक्तिगत हार है और दिल्ली में सरकार बनी, मुख्यमंत्री भी तय नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले एक और राज्य में बीजेपी की सरकार चली गई है दोस्तों। अब माना जा रहा है कि 3-4 महीने की इमरजेंसी लगाई जाएगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह तगड़ा झटका एक तरीके से मणिपुर के मामले पर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी को आखिरकार झुकना पड़ा है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा है कि सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि जनता का बढ़ता दबाव सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा रही जांच और कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें जवाबदेह बनाया है। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिक राज्य में शांति बहाल करना है। प्राथमिकता यह है कि राज्य में शांति हो। मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना सबसे बड़ा काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत मणिपुर के दौरे पर जाना चाहिए, वहां के लोगों की बातें सुननी चाहिए। आखिरकार ये स्पष्ट करना चाहिए कि वे राज्य में समान स्थिति को कैसे बहाल करेंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी अब अमेरिका के दौरे पर 13 तारीख को जाने वाले हैं। शायद नरेंद्र मोदी को मणिपुर के बारे में कोई चिंता नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को मुख्यमंत्री बना सकती है जिन लोगों ने कभी एंटी मुस्लिम बयान दिया है दोस्तों। परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी का नाम आगे चल रहा है, जो लोगों को उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी यही करने वाली है। केवल यही भाजपा को नजर आता है दोस्तों। दिल्ली वालों के लिए इससे बुरी खबर क्या हो सकती है कि ऐसे व्यक्तियों को आगे करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री बनाने की, जिनके ऊपर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने के मामले और कई तो दंगों में शामिल होने के भी आरोप से जूझ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी किसको अपना मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाएगी? क्या परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, कपिल मिश्रा या फिर मुस्तफाबाद से चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता मोहन सिंह बिष्ट, जो बुलडोजर चलाने तक की धमकियां दे रहे हैं मुस्लिम इलाके में? कुल मिलाकर दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के चुनाव के बीच लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 76वें दिन भी किसानों ने अपना अनशन जारी रखा हुआ है दोस्तों। जगजीत सिंह डल्लेवाल का 76वें दिन अनशन रहा, आज 77वां दिन है। इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर नया अपडेट सामने आया दोस्तों। किसान नेताओं का कहना है कि पिछले 5 दिनों में डल्लेवाल की मेडिकल सहायता नहीं हो पा रही है। उनके हाथ की नस डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रही है, इसके चलते उन्हें ड्रिप नहीं लगाया जा पा रहा है। अब डॉक्टर पैरों की नसों के जरिए ड्रिप चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर अपने खेत के ट्यूबवेल से डल्लेवाल के लिए जल लाने का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों। हरियाणा के 50 गांव के किसानों ने अपने खेतों के ट्यूबवेल से जल लाकर पानी लाकर डल्लेवाल को पहुंचाया है। इन गांव में कमालपुर, पेटवाड़, पाई, गतौली ऐसे गांव के नाम है। लगभग 50 गांव है जो अपने गांव से ये पानी लेकर
लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सारे किसानों का इमोशन जुड़ा हुआ है डल्लेवाल जी के साथ पर, उनके अनशन के साथ किसान जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्रतीक के तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर पानी लेकर आए हैं ताकि मैसेज भेजा जाए कि हर गांव के लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं कि 11 फरवरी को जो महापंचायत होने वाली है इसमें अच्छा खासा जमावड़ा किसानों को देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दबाव बनाने के और प्रयास किए जाएंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आगामी 17 फरवरी से किसानों की महापंचायत होगी। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन ने इसका ऐलान कर दिया है। दोस्तों यूनियन की तरफ से कहा गया है कि गन्ना मूल्य का भुगतान, गन्ने की एमएसपी में बढ़ोतरी और बिजली बिल और सिंचाई सुविधा को लेकर शासन प्रशासन को सचेत करने के लिए महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के किसान बड़ी संख्या में शामिल होंगे। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में महापंचायत का ऐलान किया है। इसका आगाज मुजफ्फरनगर से होगा। मुजफ्फरनगर के गुड़ मंडी में 17 फरवरी 2025 को महापंचायत होना है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से कहा है कि इस पंचायत में पहुंचकर आप सभी अपने हकों की आवाज को और बुलंद कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जनवरी महीने में महाकुंभ के दौरान किसानों का महाकुंभ किया गया था। साथ साथ दोस्तों परवेश वर्मा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके बाद कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी के पुराने मंत्री रहे हैं, इस बार फिर से चुनाव लड़के जीतकर बिजवासन से आए हैं, उन्होंने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मजिंदर सिंह सिरसा ने भी नड्डा से मुलाकात की है। इन तीनों नेताओं में से हो सकता है किसी एक को जिम्मेदारी दे दी जाए। दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से अगर जो मुलाकात चल रहा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में समीकरण साधने की कोशिश करेगी। खासकर जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को अच्छे खासे वोट दिए हैं, तो शायद हो सकता है परवेश वर्मा को आगे कर दिया जाए या फिर दलित समाज के लोगों के बीच मैसेज भेजने के लिए कैलाश गहलोत को आगे किया जा सकता है। लेकिन वो दूसरी पार्टी से आए हैं तो उनका केस काफी कमजोर है। मजिंदर सिंह सिरसा क्योंकि पहले अकाली दल में थे, वो भी बीजेपी के साथ में ही थी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े सिख चेहरों में से एक है, तो शायद उनका भी नंबर लग सकता है। हालांकि उनको मुख्यमंत्री अगर बनाया गया तो फिर माना जाएगा कि पंजाब में बीजेपी मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है। लेकिन मजिंदर सिंह सिरसा जो बड़े दिनों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, क्या उनके मुख्यमंत्री बनने के थोड़े भी चांसेस आपको लग रहे हैं? दोस्तों जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में महाकुंभ में एक बार फिर लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई है। दोस्तों रविवार को महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हालात इस कदर हो गए कि प्रशासन को प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करना पड़ गया। वहीं पर प्रयागराज पहुंचने के सभी रास्तों में 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम के कारण लाखों लोग भूखे प्यासे रास्तों में फंस गए। 30-30 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। साथ साथ दोस्तों फिल्में टैक्स फ्री हो सकती है, तो महाकुंभ यात्रियों के लिए टोल फ्री क्यों नहीं हो सकता? अखिलेश यादव ने यह बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा है। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर फाइल और कंगना रनावत की कई सारी फिल्मों को टैक्स फ्री करने वाली भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि क्या प्रयागराज में आने वाले लोगों की मदद नहीं की जा सकती, क्या उनके टोल को फ्री नहीं किया जा सकता? काफी टोल वसूला जा रहा है। जो भी आपको लगता है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। वहीं पर इस दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ आने वाले यात्रियों के टोल टैक्स को लेकर भी बयान दिया है। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आप मनोरंजन के लिए फिल्म को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो महाकुंभ आने वाले यात्रियों का टोल फ्री भी करना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में स्नान के लिए दूर दूर से यात्री हर दिन आ रहे हैं। मैंने कई ऐसे यात्रियों से बात की है जो हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आ रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके साथ में क्या दिल्ली के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी अब इंडिया अलायंस से अलग थलग हो जाएगी? दरअसल दोस्तों इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो काफी मजबूत है, तो अब आम आदमी पार्टी को या तो कांग्रेस पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा या फिर उनको अपना अलग रास्ता देखना पड़ेगा। और अगर आम आदमी पार्टी कोई और गठबंधन बनाने के लिए जाती है तो उनको कोई फायदा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे तभी आम आदमी पार्टी को फायदा है। दिल्ली में अगर दूसरी पार्टियां चाहे टीएमसी के साथ अलायंस कर ले या दुनिया की किसी पार्टी के साथ में, उनको कुछ फायदा नहीं होगा। पंजाब में भी दुनिया भर की पार्टी के साथ अलायंस कर ले, कहीं कुछ फायदा नहीं होगा। अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर लिया तो उनको दिल्ली में फायदा होगा, हरियाणा, गोवा, गुजरात हर जगह फायदा होगा। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के बिना आम आदमी पार्टी कहीं कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की अब क्या हैसियत होगी? कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में बोलने लायक भी बची है, नहीं बची है? क्योंकि अब पंजाब उनके पास है और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी को नहीं ही चाहेगी, क्योंकि पंजाब में तो उनको डायरेक्ट लड़ाई लड़नी है आम आदमी पार्टी से। तो फिर इंडिया अलायंस में अगर आम आदमी पार्टी रहती है तो फिर गलत इंप्रेशन जाता है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ झारखंड में कांग्रेस पार्टी कोटे के मंत्रियों के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आई है। दोस्तों केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। दायित्व है कि संगठन को आगे बढ़ाना है। पिछली सरकार में भी इस प्रकार की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व ने की थी, लेकिन कुछ मंत्रियों ने अनदेखी कर दी और नतीजा यह रहा कि केंद्रीय नेतृत्व को उन्हें बदलने का निर्णय लिया गया। दरअसल दोस्तों आप भी मानते हैं कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां मंत्रियों पर दबाव होना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी के संगठन का विस्तार करे, वरना ऐसे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो अपनी राय जो लिखता है दोस्तों कांग्रेस पार्टी को लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना चाहिए। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को विस्तार के लिए काम करना है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी ने 21 महीने तक मणिपुर में आग लगाई और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब जाकर मुख्यमंत्री बदलकर मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने दुख दर्द को नहीं भूलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के फैसले की आलोचना की गई है। दोस्तों बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी तो हो गई है, लेकिन चुनाव आयोग की टीम होली से पहले बिहार के दौरे पर आने वाली है, तो इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार चल रही है और ऐसे में नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान माना जा रहा है कि फिर से चुनाव से पहले बड़े स्तर पर वोट काटे जाएंगे। दोस्तों चुनाव आयोग के आने से पहले 4 लाख वोटों के काटने की खबर आने के बाद विपक्ष काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। होली से पहले
चुनाव आयोग का बिहार में दौरा होने वाला है। देखते हैं बिहार में कहां-कहां चुनाव आयोग के लोग जाते हैं। आखिर वोटर लिस्ट में जो हेरफेर की खबरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है, आखिर बिहार में भी जो ये मामले सामने आ रहे हैं, तो अब तेजस्वी यादव के साथ साथ सारी विपक्षी पार्टियों को मिलकर देखना चाहिए कि कहीं यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह खेला ना करे। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जो बताएगा, ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के सर शाह सुलेमान हॉल में दोपहर के खाने में बीफ परोसने के मामले को लेकर एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद नोटिस पर जवाब आ गया है दोस्तों, और प्रशासन ने कहा है कि गलत इंफॉर्मेशन छप गई थी। नॉनवेज की जगह इसमें बीफ लिख दिया गया था। रविवार को लंच के मेन्यू में बदलाव किया गया और मांग के अनुसार चिकन बिरियानी की जगह बीफ बिरियानी परोसी जाएगी। इस तरीके से नोटिस में लिखा हुआ था। लेकिन सवाल यह कि सोशल मीडिया पर कौन ये नोटिस वायरल करवा देता है, प्रशासन की चीजें कैसे बाहर आती है। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली के 4 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जिसमें अमानतुल्लाह खान ओखला से चुनाव जीते हैं दोस्तों, मोहम्मद इकबाल मटिया महल से चुनाव जीते हैं और इमरान हुसैन बली मारान से चुनाव जीते हैं, जबकि चौधरी जुबैर सीरमपुर से चुनाव जीते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में हार के बाद सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने समीक्षा बैठक की है और उपचुनाव में फर्जी वोटिंग और धांधली के मामले को लेकर कई आरोप लगाए। दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि मतदान कर्मियों को 10-10 हजार रुपए बांटे गए और भाजपा के गुंडे विधानसभा के बाहर से आए थे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि उनका बेटा अजीत प्रसाद ऐसे गुंडों का मुंह तोड़ जवाब देगा और मिल्कीपुर की रक्षा करेगा। हालांकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के आरोपों के बावजूद ये तो तय है कि बीजेपी ने ये चुनाव जीत लिया है, तो परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी अपने आप को आगे करते हुए दावा करेगी कि वो मिल्कीपुर जीत गए हैं और अयोध्या के हार का उन्होंने बदला ले लिया है। हालांकि बीजेपी को अयोध्या की चोट से ज्यादा बड़ा चोट तो उत्तर प्रदेश के अंदर तब मिला था जब इंडिया अलायंस ने 43 सीटें राज्य में जीत ली थी। आप लोग अपनी राय जो लिखकर आएगा दोस्तों। के साथ में भारतीय कुश्ती संघ से एक दुखद खबर आई है। ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत सहित भारतीय पहलवान प्रतिष्ठित जांग्रेब ओपन में भाग नहीं लेंगे क्योंकि खेल मंत्रालय और WFI से भारतीय टीम को क्लियरेंस नहीं मिला है। सवाल यह है दोस्तों कि किसानों को सपोर्ट करने वाले, किसानों के साथ खड़े रहने वाले पहलवान के साथ ही अन्याय क्यों किया जा रहा है। वैसे भी ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरा कंट्रोल है WFI पर, तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि हरियाणा के पहलवानों के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल की बेटी आरुषि निशंक से मुंबई में 2 फिल्म निर्माताओं ने एक फिल्म में विक्रांत मेशी के साथ काम कराने के नाम पर ठगी की है। दोस्तों 4 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री की बेटी को भी ठग लिया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को भी। तो किस लेवल की धोखाधड़ी पूरे मुंबई में भी चल रही होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के फ्रॉड के बारे में। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद सत्ता में वापस आ गई है। तो अब मटिया महल के विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों उनको 42,724 वोटों के अंतर से जीत मिली है। इसके कारण उन्होंने अपने सारे लोगों को जीत का श्रेय दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री दीप्ति इंदौरा यहां से चुनाव लड़ रही थी। इकबाल ने अपनी जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा है कि ये रिकॉर्ड नहीं है बल्कि जनता के साथ उनका लगातार जुड़ाव का नतीजा है। 22 साल की उम्र में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। 2012 में जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था तब उनकी उम्र महज 22 साल हुआ करती थी। इस दौरान वो सिटी जोन के MCD अध्यक्ष बने थे। कुल मिलाकर दोस्तों एक डायनेमिक नेता है जिनको जनता ने काफी सपोर्ट किया है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के समीकरण से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर वोट किया है, बंपर वोट किया है, और आम आदमी पार्टी के लोगों की हार का कारण कोई मुस्लिम वोट का डिवाइड हो जाना नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी आपस में साझेदारी और छोटा रिचार्ज बनकर काम करने की नियत है। और दूसरा तो ब्लेम गेम करके लोगों के विकास कार्य को रोकना है। और जिस तरीके से शीला दीक्षित को बदनाम करते हुए उनके खिलाफ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया था, तो वो सारे पाप है जिसके कारण ऐसे लोगों के पीछे कर्मा पड़ चुका है। और कर्मा है दोस्तों एक तरीके से जो बुरे हार से जूझ रही है आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्या कर्मा के कारण हार मिली है या फिर अपनी गलतियों के कारण हार मिली है। साथ साथ आरजेडी के पूरे MLC और लालू यादव के करीबी सुनील कुमार सिंह का सरकारी आवास रविवार को जबरन खाली कराया गया। सुनील कुमार सिंह के सरकारी आवास को खाली कराने के लिए रविवार को उनके सरकारी आवास पर 4/20 मंत्री आवास गर्दनी बाग का मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन पूरे दल बल के साथ पहुंचाए। दोस्तों उनके घर को जबरन खाली करवाया गया है। जिस वक्त सुनील कुमार सिंह का सरकारी घर प्रशासन द्वारा खाली करवाया जा रहा था उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे और जानकारी मिलने के बाद वहां पर पहुंचे हैं। सरकार के सूत्रों का कहना है कि सुनील कुमार सिंह अब MLC नहीं है तो उनको बंगला खाली करना पड़ेगा। सवाल यह दोस्तों कि क्या सबके साथ ऐसा है या केवल विपक्ष के लोगों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। जैसा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ कहने को तो राजनीतिक पार्टियों के नेता गुटबाजी से इंकार करते हुए एकजुट होने के दावे करते हैं, लेकिन अमूमन ये गुटबाजी खुलकर सामने आ जाती है। दोस्तों ऐसा ही मामला राजस्थान से है जहां पर 27 जिलों में निर्विरोध जिला अध्यक्षों का चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। 17 जिलों में चुनाव न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपसी असहमति हो गई है। मदन राठौर का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को लंबित कर दिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन गुटबाजी में इतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है दोस्तों कि एक चुनाव इनसे नहीं कराया जा रहा है और नेता चाहते हैं कि उनके सगे संबंधियों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी इससे बुरी तरीके से खासकर राजस्थान में परेशान है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राजस्थान में भाजपा की गुटबाजी खुलकर ये बताती है कि बीजेपी के अंदर सारे नेता अपने
हित में काम करते हैं, ना कि पार्टी के हित में काम करते हैं। साथ साथ जरूरत पड़ी तो मुस्तफाबाद में बुलडोजर चलाऊंगा और नाम बदलकर शिवपुरी और सिर्फ व्यवहार कर दूंगा। दरअसल दोस्तों मुस्तफाबाद दिल्ली की वो सीट है जहां पर 58% मुस्लिम है और 42% हिंदू आबादी है। यहाँ पर मुस्लिम दो मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतरे थे, एक AIMIM का कैंडिडेट था, दूसरा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ से जैसे ही चुनाव जीता इसके बाद विवादित बयान देते हुए जहां से चुनाव जीते हैं मुस्तफाबाद से उसका नाम बदलकर शिवपुरी करने का दावा कर रहे हैं, यहाँ तक कि बुलडोजर चलाने की बातें भी कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को चुनकर लोगों ने दिल्ली में फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर दी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली की जनता को अभी बीजेपी के लोग ज्यादा टाइम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए दिखाई देने वाले हैं, आप लोग को जो भी लगता है अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहे। दोस्तों पर अखिलेश यादव की आवाज के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, इसमें लिखी गई है कई सारी बातें। लिखा गया है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यानी ये चुनाव आयोग के लिए लिखा गया है। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव निशाना साधते हुए कफन दिया था चुनाव आयोग के लिए। इसके बाद अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर कई सारे पोस्टर वायरल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तंज कसते हुए पोस्टर बनाया है। आप लोगों को लगता है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी सही करती है, एकदम पोस्टरबाजी के साथ साथ हर तरीके से मुद्दे को लोगों के बीच पहुंचाया जाता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी तरीके से जीती है और आने वाले दिनों में भी समाजवादी पार्टी 2027 में कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेला जरूर करेगी। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जोता है ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसके साथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कार्यक्रम में मौजूद है तो नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में कहीं से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हुड्डा को देखा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछने लगे कि हुड्डा साहब आजकल कहां रहते हो, दिखाई नहीं देते हो। प्रधानमंत्री मोदी के इन सवालों से कहा जा सकता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके अच्छे संबंध है। यही बड़ा कारण है कि लोग हमेशा सवाल खड़ा करते रहे हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं और उनके कारण ही क्या कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत अप्रत्याशित थी, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हरियाणा में ये सब हो गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिम्मेदारी लेकर अब तक इस्तीफा भी नहीं दिया है और कहीं ना कहीं अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल उनके पास हो। हालांकि राहुल गांधी कंट्रोल देने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद उनकी कोशिशें लगातार जारी है और बीजेपी के नेताओं के साथ में अच्छे संबंध है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को शक भी होता है भूपेंद्र हुड्डा पर। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या कई सारे लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी में ऐसे काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अंदर खाने उनके सपोर्ट के कारण ही बीजेपी जीत जा रही है। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद 48 विधानसभा सीट जीतने के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर आरएसएस ने एक साइलेंट कैंपेन चलाया था। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता, साफ पानी, स्वास्थ्य सेवा, वायु प्रदूषण और यमुना नदी जैसे मुद्दों को लोगों के बीच में पहुंचाया था। इन मीटिंग का मकसद आम आदमी पार्टी के शासन के मॉडल को एक्सपोज करना था। क्या आपको दोस्तों लगता है कि ऐसा किया गया होगा या फिर केवल ऐसे ही झूठे दावे किए जा रहे हैं केवल आरएसएस की छवि बनाने के लिए कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके से मदद करती है और चुनाव बीजेपी आरएसएस की वजह से जीती। अगर आरएसएस बीजेपी को चुनाव जिता रही होती तो फिर झारखंड और जम्मू कश्मीर में जिता दिया होता, लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी बुरी स्थिति में रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आरएसएस को जानबूझकर क्रेडिट दिया जाता है ताकि विपक्ष के लोग इस बात से डर जाए कि आरएसएस इतना बड़ा संगठन विपक्ष के पास नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी हार मान ले, लेकिन हकीकत यह है कि आरएसएस के लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के फायदे के लिए काम करते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति चुनाव प्रचार में आ जाते हैं तो उनको पता है कि नेताओं से कुछ खाने पीने को मिलेगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, इसीलिए कार्यकर्ता बन जाते हैं। साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी पार्टी की लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, गुटबाजी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों शहरी निकाय चुनाव को लेकर प्रभारी और सह प्रभारी लगातार कमेटियों का गठन कर रहे हैं। वहीं पर प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान ने नई लकीर खींचते हुए चुनाव लड़ने के चाहवानों के लिए आवेदन मांग लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लोग अब जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनको पार्टी की ओर से सख्त आदेश दिया जाना चाहिए कि अगर वो चुनकर आते हैं तो उनका काम होगा संगठन को मजबूत करने का। ये नहीं होगा कि केवल कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव जीत जाए उसके बाद घर में जाकर बैठ जाए। कांग्रेस पार्टी को लॉन्ग टर्म रिटर्न देने वाले नेताओं पर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ केरल में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी सभा करने के लिए पहुंची है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार की आलोचना करते रविवार को आरोप लगाया कि इतिहास में पहली बार कोई सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ हमारी अपनी राजनीति और विचारधारा की लड़ाई नहीं है बल्कि भारत ने जो कुछ हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई है। दरअसल दोस्तों वायनाड के एरनाड विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के बूथ स्तर पर नेताओं को संबोधित करते हुए सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि शायद हमारे देश में इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि आपको यह समझना चाहिए कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ हमारी अपनी राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई नहीं है बल्कि भारत ने जो कुछ हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई है। प्रियंका गांधी पूरी तरीके से केरल में एक्टिव है दोस्तों और दूसरी ओर राहुल गांधी अब पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी की बंगाल में पदयात्रा होने वाली है। दावा किया गया है कि राहुल गांधी लगभग सारे विधानसभा को कवर करेंगे और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का गठबंधन इस बार बंगाल में एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी फरवरी में ही ये स्कीम लॉन्च करने जा रही है, कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है। 2004 में कांग्रेस पार्टी का अच्छा दबदबा हुआ करता था, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती चली जा रही है। जैसे जैसे ममता बनर्जी का विस्तार हुआ है उनकी पार्टी का विस्तार हुआ है। ऐसे में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने आधे के लगभग सीटें जीत ली थी। इसके बाद ये तय हो गया है कि ममता बनर्जी के
सामने बीजेपी एक चुनौती है और अगर कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के वोट शेयर को वापस नहीं लिया तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। लोगों की नाराजगी ममता बनर्जी से है तो उनको कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर पर सामने रखनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए ताकि ममता बनर्जी को पता चल सके कि आखिर बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ने का क्या मतलब होता है और भारतीय जनता पार्टी पर बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों को समझ में आ जाएगा कि बीजेपी को हराने के लिए बिना कांग्रेस के काम नहीं चलेगा। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएगा कि दिल्ली की जो हवा चली है आपको क्या लगा? क्या दिल्ली में जो नतीजा आए हैं वो एक्सपेक्टेड थे या फिर कुछ ऐसा था जो आपको लगा कि अनएक्सपेक्टेड हुआ है? और जिस तरीके से वोट काटे गए हैं 4 लाख वोट, ये भी एक चिंता का विषय है और इस पर भी अपनी आपस में लड़ाई छोड़कर ध्यान देना चाहिए विपक्ष के लोगों का, वरना इसी तरीके का हल होता रहेगा। आपको जो भी लगता है दोस्तों चुनाव के धांधली के बारे में अपनी राय जो लेकर हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।